सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। खबर यह है कि पीपल्स पार्टी लाहौर का मार्का जीतने के लिए सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार है। बिलावल भुट्टो NA 127 से नून लीग को ललकार रहे हैं और नवाज शरीफ उनके निशाने पर हैं। अपने ताज़ा बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इलेक्शन में पीपल्स पार्टी शेर के शार का बंदोबस्त करेगी। दावा यह किया जा रहा है एक शख्स को चौथी बार मुसल्लत किया गया तो इसका नुकसान अवाम को होगा। बिलावल की कामयाबी के लिए आसिफ जरदारी ने भी लाहौर में डेरे डाले हैं। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत को भी लाहौर तलब कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी 21 जनवरी को लाहौर में बड़ा पावर शो करने जा रही है। इसी हवाले से कल आसिफ जरदारी NA 127 का दौरा भी करेंगे। क्या बिलावल इस हल्के से नून लीग को शिकस्त दे पाएंगे या फिर खिलाड़ी भी मैदान मार सकते हैं? फिलवक्त तो टिकटों की तकसीम नून लीग को तकसीम कर रही है। दानियल अजीज, आयशा रजब के बाद एक और पार्टी रहनुमा सुमेरा मलिक ने टिकट न मिलने पर पार्टी को खैरबाद कह दिया है। सुमेरा मलिक ने नून लीग पंजाब की नायब सदर के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया है। ये नाराजगियां अपनी जगह, मगर नून लीग फिर भी पुरुमीद है कि वो इंतखाबात जीत कर हुकूमत बनाएगी। ये जीत अवामी होगी या फिर इनामी, इसी को लेकर साबिक इत्तेहादी भी नून लीग को कुछ मशवरे दे रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के हाफिज अब्दुल्ला का कहना है कि नवाज शरीफ ने जो गलतियां माजी में की वो अब ना दोहराएं। बेसाखियों से हुकूमत बनाएंगे तो लूली लंगड़ी से भी बदतर होगी। माजी में जिसने भी ताकतवरों की सियासत की, इसको मार भी वहीं से पड़ी। अब्दुल्ला साहब ने कहा कि नवाज शरीफ कब तक बर्दाश्त करेंगे, नाम और दस्तखत इनके और हुक्म किसी और का हो। हाफिज अब्दुल्ला, असल पैगाम इनका क्या है, सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है, इसी से हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इस पर हम मुख्तलिफ सियासतदानों से और उनसे जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राना साहब, ये तो ऐसे लग रहा है कि जिस तरह सुमेरा मलिक साहिबा का इस्तीफ़ा है, इससे पहले दानियल अजीज साहब का मामला है, पहले तलाल चौधरी नाराज़ नज़र आ रहे थे, मरी की लीडरशिप बहुत ज़्यादा नाराज़ है, शाहिद खान अब्बासी के साथ एक और नायब सदर इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो अब हाफिज़ अब्दुल्ला साहब भी इशारे दे रहे हैं कि जी इस तरह से आप इक़्तिदार में ना आएँ। ये इसकी वजह क्या है? क्या इन लोगों से इनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई? क्या मसला हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेटली जब टिकटिंग प्रोसेस होता है उसमें सब लोग सेटिस्फाई नहीं होते और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक अगर चीज़ें पूरी ना हो तो फिर रिएक्शन आता है और वो रिएक्शन जो आपने जिनका जिक्र किया वो कुछ लोग रिएक्ट कर रहे हैं और ये एक मुश्किल प्रोसेस होता है टिकटिंग प्रोसेस। बहरहाल जमात ने कोशिश की कि जिस हद तक वो अपने लॉयलिस्ट को एडजस्ट कर सकते थे, एक जगह पे कमिटमेंट्स भी थी, उनको भी पूरा किया गया। फिर जो अलायंसेस थी वहाँ भी डिमांड्स कुछ ज़्यादा थी, वो अगर हम उनको भी एडजस्ट करते तो और हमारी जमात के अंदर और जो है वो लोग जो है वो नाराजगियाँ पैदा होती। तो ये डिफिकल्ट बैलेंस था जो बहरहाल अब तो वो मरहला ख़त्म हो गया है और अब हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस ही ऐसा था और इसके अंदर बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि कुछ लोग नाराज होकर आज़ाद खड़े हो रहे, लेकिन वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा रहे। लेकिन इससे राना साहब कितना आप समझते हैं पार्टी को नुकसान होगा? शाहिद खान अब्बासी हों, वो तो ये कह रहे हैं कि मैं जिस तरह के कारकुनों को चाहता था, मुझसे नाम मांगे गए लेकिन उनको अकोमोडेट नहीं किया गया, तो हो सकता है कि मैं उनमें से किसी को सपोर्ट करूं। ये पहली दफ़ा है, वरना वो कह रहे थे ना मैं खुद खड़ा हो रहा हूं ना मेरा बेटा, हमने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया। तो ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, मरी और उसके इर्द गिर्द उनका बड़ा असर और रसूख है और वहाँ पर दीगर लोग भी हैं और भी बहुत से नाम हैं जो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये लीडरशिप का प्रेरोगेटिव था कि उन्होंने जिसको बेहतर समझा उनको टिकट दिया और ये अब मरहला जो है वो क्लोज हो गया है। अब मैंने जिस तरह आपको पहले कहा कि लोग कुछ हैं जो डिससैटिस्फाइड हैं और फिर कुछ लोग रिएक्ट कर रहे हैं। अब वैसे तो टिकट आपको भी नहीं मिला, मगर आप फिर भी पार्टी के साथ खड़े। देखिए, मैं तो इस वजह से खड़ा हूँ क्योंकि मैं पिछले 30 सालों से हमारी फैमिली इस जमात में है और ये पर्सनल सेटबैक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो फोरम है वो यही है कि अगर आपने पब्लिक सर्विस करनी है तो उसमें मैं समझता हूँ कि हमारी जमात जो है वो एक बेहतर जमात है पब्लिक सर्विस के लिए और जो मुल्क को जो मसाइल दरकार हैं उसके हल के लिए, तो मैं जमात के साथ खड़ा। देखिए, आपकी बात नहीं है, लेकिन आप हों, आपकी वालिदा, उनकी कुर्बान, आपके वालिद साहब इतना अरसा उनका साथ रहा, किसी को तो अकोमोडेट किया जा सकता। चले नहीं किया, आप गिला शिकवा नहीं कर रहे, मगर सब ऐसे नहीं हैं। और अगर वो कारकुन अगर बददिल होता है, आपका ख्याल है वो उस तरह से निकलेगा, उस तरह साथ चलेगा?
अगर आप भी उसको कन्विंस करते रहे, वो कहेंगे जनाब राना साहब आपको नहीं दिया तो हम आपके कहने पर तो साथ चलेंगे, लेकिन वो उस तरह तो मोटिवेट नहीं होगा। डेफिनेटली इससे फर्क पड़ता है, और जो पिछला एक जो ज़िमनी इलेक्शन हुए 20 सीटों पे, उसका नतायज अच्छे नहीं आए। तो लेकिन बहरहाल जमात की कोई मजबूरियां थी, उसके तहत जो फैसले किए गए वो हो गए अब फैसले। और अब बिल्कुल मैं भी इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरा राइट था, लेकिन जमात ने किसी और को तरजीह दी। ये मेरा एक पर्सनल इशू है जमात के साथ, जो मैं इसको पर्सनल लेवल पे अपनी जमात की लीडरशिप के साथ हल करूंगा। और लेकिन मैं जमात के साथ ही खड़ा हूं और इसके अंदर ही जद्दोजहद जी। वो तो हम देख रहे हैं तलाल चौधरी साहब गिरे शिकों के बावजूद, लेकिन आयशा रजब साहिबा हमारे प्रोग्राम में आई थी, वो तो इंडिपेंडेंट खड़ी हो रही हैं। ये बताइएगा कि JUI इत्तेहादी रही और इससे पहले इस तरह के हमने नहीं देखे कि इल्ज़ामात लगाए गए हों। बिलावल वाली बात पर भी मैं आता हूँ तो बड़े सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हैं, लेकिन हाफिज़ अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो माजी की गलतियां ना दोहराएं, जिसने ताकतवर की सियासत की इसे मार भी वहीं से पड़ी, बेसाखियों वाली गवर्नमेंट लूली लंगड़ी से बदतर होगी, ये जुनेजो शौकत अजीज काकड़ जैसा PM होगा। कब तक नवाज शरीफ बर्दाश्त करेंगे कि नाम दस्तखत हो मेरा और हुक्म किसी और का, इसका अंजाम खौफनाक। तो ये तो आपके इत्तेहादी कह रहे हैं कि कोई डील के तहत आ रहे हैं। देखिए कोई जो है बात यह है कि अगर JUIF को हम उनके साथ कामयाबी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेते, पंजाब एक दे देते और अपने और लॉयलिस्ट को नाराज कर लेते, तो फिर शायद ये बयानात ना आते। तो इन बयानात की वजह मैं जो समझता हूँ वो यही है कि इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पाई वो उसका रिएक्शन है। बाकी देखें, जो जहां तक बात है कि हमारे लिए कोई फील्ड बनाई जा रही है, वो बिल्कुल उसको हम रद्द करते हैं। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी को अगर आप वहां सिंध में देखें तो MQM उनके ऊपर इसी तरह के इल्जामात लगा रही है, GDA उनकी तरफ इसी तरह के इल्जामात लगा रही है। तो जो पार्टी जहां लूजिंग एंड पे हो या प्रेशर में हो या वो उसको टफ टाइम मिल रहा हो, तो वो फिर इस तरह के इल्जामात लगाते हैं, जो कि मैं समझता हूँ सियासी नौयत के ज्यादा हैं। लेकिन ऐसी कोई, और PMLN देखें हमेशा PMLN ने अपनी जो डेमोक्रेटिक स्पेस है उसका तहफ़्फ़ुज़ भी किया है और आगे भी करे। लेकिन राणा साहब पहली दफ़ा ये है कि कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ रहे हैं और उसकी वजह से ये बातें हो रही हैं। ठीक है, अब JUI के अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, मगर चाहे आप फैसलाबाद की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर नवाब शेर वसीर साहब को, राजा रियाज को अकोमोडेट करना, ये भी तो कुछ वजूहात हैं कि पार्टी को नुकसान हो रहा है, पार्टी के लॉयलिस्ट जो हैं वो बददिल हो रहे हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। आप भी जानते हैं कि पार्टी को जिसकी वजह से करना पड़ रहा है और उस वजह से ये बातें हो रही हैं कि जनाब इन मजबूरियों की वजह से जो आपने वादे वईद किए, कमिटमेंट्स की और उन्हीं की बुनियाद पर स्पेस बनी नून लीग के लिए, तभी सारा कुछ हुआ और गवर्नमेंट भी गिरी। और अब भी यही मसाइल हैं कि जहांगीर तरीन, अलीम खान, इनको टिकट देना पड़ रहा है, वरना इनके साथ इख्तलाफात भी थे, सब कुछ था और वो पार्टी भी अलग है, लेकिन उनको एडजस्ट करना इसी वजह से है कि ताकि मसाइल ना खड़े हों नून लीग के लिए, या जो कमिटमेंट्स की थी जिनकी वजह से वो जो भी आप कहें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकी नून लीग को, तो वो निभानी है असल में। देखिए अगर तो किसी से कमिटमेंट हुई तो वो फिर पूरी भी होनी चाहिए, और यही हमें भी बताया गया कि जमात अपनी कमिटमेंट पूरी कर रही है। लेकिन जो हमारी एम्बिट में आगे, PMLN की एम्बिट में आगे, वो तो पार्टी पॉलिसी के मातहत हो गए। जो जिनके साथ अलायंसेस हुई हैं वो आगे इंशाल्लाह हमारे साथ चलेंगे, तो इसी उम्मीद के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर आपको जिस तरह के हालात खान साहब ने बना दिए थे और जिस तरह की एक नेगेटिव सियासत की तरफ मुल्क चला गया था, और जो वो कर रहे थे जब वो हुकूमत में थे, तो उनसे निजात हासिल करने के लिए जिन लोगों ने रोल अदा किया, उनको उनके साथ जो कमिटमेंट्स हुई वो पार्टी निभा। अब बिलावल साहब लाहौर में हैं, आसिफ ज़रदारी भी हैं, वो बड़े अरसे के बाद हमने देखा कि इस तरह जो उनके सबसे अहम कंटेंडर हैं, जिस तरह बिलावल भुट्टो हैं, वो लाहौर में लड़ रहे हैं, तो वो बड़े शदीद अब हमले कर रहे हैं बाकायदा मियाँ नवाज शरीफ साहब पर कि जी मियाँ नवाज शरीफ का नारा होगा कि जी मुझे क्यों बुलाया, और इस तरह की बड़ी तनकीद उन्होंने शुरू की हुई है, बाकायदा तंज कर रहे हैं। तो नून लीग की इस पर क्या स्ट्रेटजी है? खामोशी? देखिए हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो कह लें कि इलेक्शन कैंपेन है वो PMLN को हमला करना है। हमारी ये स्ट्रेटजी नहीं है। हमारा जो मंशूर है वो मेरे गालबन अगर आज नहीं तो कल वो लॉन्च हो जाएगा, और हम अपने मंशूर के ऊपर इलेक्शन कैंपेन करेंगे। हमें इनके जो कह लें अटैक्स हैं उनको कोई हमें इतना कोई रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी का कोई स्टेक मौजूद है पंजाब के अंदर।
या वो जो है यहाँ से कोई सीटें निकालेगी, तो वो अपनी ये जो डेस्परेशन है या जो भी वो सूरत हाल उनको नजर आ रही है कि वो हार रहे हैं, तो उस बुनियाद के ऊपर वो हमलावर हो रहे हैं। तो हम अपनी मैनिफेस्टो, अपने मंशूर, अपना अगला लाएमल उसके ऊपर फोकस करके कैंपेन करेंगे। लेकिन यही सूरत हाल अगर हम सिंध में देखें, वहाँ उस तरह में फोकस नहीं नजर आ रहा। शहबाज शरीफ साहब वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, वो सीट डिस्प्लेसमेंट की कुछ समझ नहीं आई एमक्यूएम के साथ। देखिए, हमारी यही थी ख्वाहिश इस बेसिस के ऊपर कि क्योंकि हम वहां से नंबर 2 आए थे, तो उससे हमें लड़ने की जो है वो हमें हमारे साथ हमारे हक में एमक्यूएम को बैठ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। और ये आपको बताता है कि जो अलायंसेज हैं वो ऑर्गेनिक हैं, उनको बनाया नहीं जा रहा। वो इतनी कोई यानी कि कामयाबी से आगे नहीं बढ़ी, उसके अंदर भी फ्रिक्शन थी, मुश्किलात थी। अगर ये अलायंसेज ऑर्गेनिक ना होती तो ये बन चुकी होती और इनमें कोई मसाइल ना आते। इनके अंदर मसाइल आने की वजह या JUIF के साथ भी या और जमातों के साथ भी, तो वो ये इस चीज की गवाही देती है कि ये ऑर्गेनिक अलायंसेज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब राना एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। आपने हमें ज्वाइन किया। नासिर हुसैन शाह साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, साबिक वजीर हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, हाफिज हमदुल्ला साहब ये कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब फिर वही गलती दोहरा रहे हैं जो उन्होंने पहले दोहराई थी। इस तरह अगर वज़ीर आज़म बनेंगे, एक कठपुतली वज़ीर आज़म होंगे, उनके पास इख्तियारात नहीं होंगे, क्या फ़ायदा, वो जुनेजो की तरह के होंगे, वो शौकत अज़ीज़ की तरह के होंगे, ये बातें वो कर रहे हैं। वो तो अब इत्तेहादी भी रहे हैं। आपको भी ये लग रहा है कि मियाँ साहब किसी डील के तहत ये सारा कुछ कर रहे हैं और उनके पास कोई इख्तियार नहीं होगा अगर वो वज़ीर आज़म बन गए तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये तो टॉक ऑफ द टाउन है और सब लोग यही बात कर रहे हैं। अगर हमारी तरफ से बात हुई थी तो सबने बहुत हम पर तनकीद करना शुरू कर दी। हमने तो एक सीधी सी बात की थी और हमें बहुत एहतराम है मियाँ साहब के लिए और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है और हमारी लीडरशिप की तरफ से तो उनको वेलकम भी किया गया, उनके जलसे पे भी उनको मुबारकबाद दी गई। लेकिन ये साथ साथ जरूर कहा कि जिस तरह का तासुर आ रहा है वो ठीक नहीं है। तो जिस पे आपने देखा फिर तल्खियां बढ़ती गई और नाराजगियां। अगर हमारे चेयरमैन ने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की तो कुछ लोगों ने वो प्लेइंग फील्ड समझ लिया या अपनी दाढ़ी में तिनका ढूंढने लग गए। हमने तो लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए कहा था। तो इशू ये है कि देखें, अब हमादुल्ला साहब ने ये बात कर दी, लेकिन इसके साथ साथ PMLN के जो अपने बहुत सीनियर लोग हैं उन्होंने भी बात की। मिसाल के तौर पर वो जो अब्बासी साहब हैं जो PMLN की तरफ से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने भी यही बात की है हालिया। तो अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, जो हो रहा है। फिर आपका नेशनल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जो भी मीडिया पर्सन हैं वो सब इसी को कर रहे हो। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जी, जो मुनासिब नहीं है। यही बात हम सिंपल कहते थे सर। तो अब तो साहब आपकी बात दुरुस्त है, तासुर ये जरूर है, लेकिन हकीकत एक और चीज़ होती है। इसकी दलील क्या है कि मियाँ साहब के लिए कोई सहूलत हो रही है, जिसके बारे में हाफिज हमदुल्ला साहब को आप सेकंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी, जिसने ताकतवर की सियासत की इसे भी वहीं से पड़ी और बैसाखियों वाली गवर्नमेंट नूली लंगड़ी से बदतर होती है। जुनेजो शौकत अजीज़ का जैसा PM होगा, कब तक नवाज शरीफ साहब बर्दाश्त कर सकेंगे, नाम दस्तखत हो मेरा और हुक्म किसी और का हो। लेकिन इसका सबूत तो कोई भी नहीं है, ये तो बातें ही है ना। कहाँ उनके लिए कुछ ऐसा किया गया जो पीपल्स पार्टी के लिए नहीं किया गया? आप बलूचिस्तान में गए, लोग आपके साथ भी शामिल हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि ना शामिल हुए हो। देखिए, पीपल्स पार्टी की तो बात आप छोड़ दें ना। पीपल्स पार्टी को तो कभी भी किसी भी इलेक्शन में कोई फेवर आज तक नहीं मिला, तारीख गवाह है। हमने तो हमेशा मुश्किल हालात में अवाम के लाडले ही बनना चाहा और उन्हीं के उस पे ही हमने जब भी कभी पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई वो मुश्किल तरीन हालात में बनाई और वो भी एक हिस्सा है तारीख का, रिकॉर्ड पे है। बल्कि आपने देखा होगा कि 1988 में मुश्किलात के बावजूद पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी, इवन पंजाब के प्रोविंस में भी सबसे बड़ी पार्टी नेशनल असेंबली में। लेकिन तब प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन 2 दिन के बाद होता था। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी को वो इलेक्शन नहीं दिया गया और यही फिर एक सिलसिला चलता रहा है। तो अब तो बहुत सारी चीजें ना, मैं क्या गिनवाऊं, जिस तरह से वो आए हैं और फिर वो
रवैया रहा या फिर और बहुत सारी चीजें, बहुत इश्यूज जिस पे इलेक्शन कमीशन ने भी आपने देखा कि उनके बहुत सारे वुज़रा के लिए कहा कि इनको केयर टेकर गवर्नमेंट से अलहदा किया जाए, और भी इस तरह के इशू है। वो क्या एक एक चीज हम गिनवाएं, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगता कि मैं एक एक चीज गिनवाऊं, लेकिन ये तो सबके इल्म में है। सही, लेकिन ये बताइएगा कि बिलावल साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब कहेंगे मुझे क्यों बुलाया, इसकी आप क्या वजह समझते हैं? अगर आप कह रहे हैं कि उनके लिए सहूलतकारी हो रही है, देखिए जी देखिए वो इसकी वजह ये है कि सब लोग ये इलेक्शन से खाइफ हैं, सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। एक ही आपको नजर आ रहे होंगे चेयरमैन साहब तमाम सूबों में जलसे हों, वर्कर्स कन्वेंशन हो और एक्टिविटी, बाकी उन्हें में भी अभी एक आध दिन। ये सब लोग दुआएं कर रहे थे कि इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हो। अब भी कोई सिक्योरिटी थ्रेट की बात करता है, कोई मौसम की बात करता है, और कोई खुल के नहीं कहता कि इलेक्शन होने चाहिए। अब बहालत मजबूरी आपको कुछ लोग नजर आएंगे, हालांकि ये सब लोग इसी में थे कि इलेक्शन ना हो और इनकी कोई एक्टिविटीज कहीं भी शुरू नहीं हुई थी। अच्छा। ये बहुत खाइफ है, ये बहुत खाइफ है, और इसी वजह से जो कोई भी मुकाबला जब कोई किया जाता है, अगर कोई फौज भी हो या कोई लोग भी हो, वो अगर मुकाबला करते हैं तो वो बड़े मजबूत, उनके दिल तो मजबूत होते हैं ना, लेकिन जहाँ शिकस्त पहले ही नजर आ रही हो या दिल में एक इस तरह की कमजोरी हो, तो वो क्या इलेक्शन लड़ेंगे? लेकिन तो इसीलिए हम कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ही इंशाल्लाह गवर्नमेंट बनाएगी। खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा है कि जी बल्ला चला जाए फिर कैंपेन करेंगे, ये नून लीग ने सोचा हुआ था। तो ये इनकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको लगता है कि फिर ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया और आगे फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर तो उसको अपहेल्ड रखा, इलेक्शन कमीशन जो चाहता था, और इस पर पीपल्स पार्टी ने अफसोस का इजहार कर दिया। जी, मैं आपको एक अर्ज करूं कि हम लोग तो चाहते थे कि पीटीआई मुकम्मल तौर पर हिस्सा ले, उसका सिंबल भी होना चाहिए, लेकिन ये एक हकीकत है कि चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब ने जो फैसला किया वो ऑन मेरिट किया, और ये भी मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो किसी प्रेशर में नहीं आए। फिर वो जो एक नजरिया है ज़रूरत के तहत कि जी फंडामेंटल राइट है, बस इलेक्शन हो गए इन्होंने तो वो इनको अलाउ कर दिया जाए, कानूनी तौर पर सब ने उस दिन वो देखी, ऑन लाइव थी जो भी वहाँ की सूरत हाल थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें कोई एविडेंस, कोई ऐसा नहीं पेश कर सके पीटीआई के वकला साहिबान, हालांकि अली जफर साहब दीगर बहुत सीनियर लोग हैं, लेकिन फैसला किस बात पे करते? इंसाफ का तकाजा तो यही है ना कि जो चीजें सामने लाई जाएं उन पर ही फैसला हो। तो पीटीआई के पास ऐसी कोई चीज नहीं थी, बल्कि देखिए पीटीआई के लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते, 2021 में इनको कहा गया था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, जब इनकी गवर्नमेंट थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो इनके नॉमिनी है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने तब भी नहीं किया। अब जब किया भी तो एक गांव में जाके कर लिया, कोई उसका प्रॉपर तरीकेकार नहीं किया, और जाहिर है फिर वो तो अदालत के सामने हमारे लिए सिक्योरिटी इश्यूज शवाहिद होते हैं ना, उनके सामने तो कोई एविडेंस हो, कोई ठोस चीजें हो जिसपे वो फैसला करे, उसमें तो ये नाकाम रहे। अब ये ब्लेम कर रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब ने हमसे ज्यादती की, बिल्कुल ज्यादती नहीं हुई, इन्होंने अपनी इनकी नेग्लिजेंस है। लेकिन बहुत से लॉयर्स, फैसल सिद्दीकी साहब हैं, सलाहुद्दीन साहब हैं, इसी तरह ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि ऐसे लगता है कि 62(1)(f) या 58(2)(b) की तरह इसका इस्तेमाल किया गया, कि इलेक्शन एक्ट में ये नहीं था कि आप किसी से उसका इंतखाबी निशान छीन सकते हैं या आप इस तरह से इंक्वायरी कर सकते हैं, मगर उन्होंने खुद से इस चीज़ को देखा कि हाँ हम कह रहे हैं कि इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन चुके ठीक नहीं थे, लिहाजा कोई वाज़ेह शिक नहीं थी जिसके तहत वो उनका निशान छीन सकते थे। इस वजह से वो कह रहे हैं कि ये तो एक फिर वही बात हो गई कि अगर किसी पार्टी को आपने पहले किसी को माइनस कर दिया जाता, किसी शख्सियत को 61(f) में, आज ये है कि पार्टी को ही आपने माइनस कर दिया। देखिए ये आप इलेक्शन कमीशन के लिए तो कह सकते हैं ना कि जी उन्होंने इस पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके कोई स्टेप लिया या फिर वो अपील में चले गए या जो कुछ भी था, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के लिए आप ये नहीं कह सकते। उनके सामने तो जो चीज लाई जाएगी, जो एविडेंस होंगे कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, वो अपना फैसला उस पे करेंगे। देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि पीटीआई के वकला साहिबान पता नहीं किस
जोम में है, मैं मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। पहले लाहौर हाई कोर्ट चले गए, फिर पेशावर हाई कोर्ट चले गए, और इनको ये भी इल्म है कि जब कोई वफाकी इदारा फैसला करता है, ECP आईनी इदारा है, वफाकी इदारा है, तो उसकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होती है। लेकिन अब ये वहां चले गए, जिससे एक तासुर ये मिला कि जी मनपसंद कोर्ट्स में चले गए, वो भी तासुर गलत है। हमें तमाम अदालतों के लिए एहतराम है, लेकिन ये इस तरह की हरकतें करके अब वो उसको देख लें, वो जो खोसो साहब हैं, लतीफ खोसो साहब, वो जब गए हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करने, उन्होंने केस ही वापस ले लिया। भाई आप वहां जाके कहो कि इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि भाई कोई और सिंबल दे दो, वो ये ले सकते थे, इसमें फैसला आ सकता था, लेकिन इन्होंने तो लेकिन सर पता नहीं किस एतराज़ात देखिए ना, पीपल्स पार्टी को भी इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में भी रहे हैं, ये होता है किसी न किसी दौर में सबको। अभी उमरदा बंदयाल साहब थे तो उस वक्त और लोगों को इतराज़ थे, तो ये तो हम मुसलसल देख रहे हैं, कभी किसी को कोई इतराज़ होता है, कभी किसी को कोई इतराज़ होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन से तो पीपल्स पार्टी भी शिकवे कर रही है कि जी तीर का निशान हमारे बाज़ लोगों को नहीं दिया गया। पंजाब में इलेक्शन कमीशन खुद लिख रहा है कि IG पंजाब चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो सही तरह तावन नहीं कर रहे, ये जो कागजात नामजदगी छीने गए उस पर। लेकिन इस्लामाबाद में और हम देखते हैं IG भी वो तब्दील नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन, तो वहाँ इलेक्शन कमीशन का एक IG के खिलाफ बस नहीं चलता, लेकिन एक पार्टी के खिलाफ चल गया। देखिए ये जो वो तो ट्रांसफर पोस्टिंग तो गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं ना कि उन्होंने नहीं माना, हालांकि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, इसका काम होता है सिर्फ इलेक्शन कमीशन की उस पर अमल करना या रोजमर्रा की जो चीजें, लेकिन उनको इलेक्शन कमीशन के इन चीजों को मानना चाहिए था। देखिए मैं इलेक्शन कमीशन को डिफेंड नहीं कर रहा जी, मैं वो जो तासुर जिस पे आपकी हमारी बात हो रही है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए तासुर दिया जा रहा है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के लिए दिया जा रहा है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इनकी जो काउंसिल है, जो वकला है, वो वहाँ पे फेल हुए अपनी कोई भी चीज पेश करने में, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूर किया गया कि वो एक फैसला आया चले। हाँ जी, अभी जलसा किया, उन्होंने कहा कि जी अगर तुम्हें कोई बम चाहिए, पेट्रोल बम वगैरह, तो हम दिलवा देते हैं, इस तरह का तुम्हें इलेक्शन कमीशन का चाहिए, तो इससे तासुर जाता है कि जैसे वो जो कहेंगे इलेक्शन कमीशन वो करेगा। देखिए ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है, ये एक जलसा जो है वो टॉक या कह लें जो स्टेटमेंट होती है, जब कोई जलसे में जाता है तो इस तरह की बातें हो जाती हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। जाहिर है इससे ये तासुर गया है, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ खान साहब की वो बात बताई कि जब उनको गिरफ्तार करने गए तो उन्होंने पेट्रोल पंप चला दिए, लोगों को कह रहे थे कि आप जेल भरो, तहरीक बनाओ। इस तरह के तजाद तो है। शाह साहब ये फरमाइए, आपको ओवरऑल इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी कैसी लग रही है? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड वो दे सका है? क्या वो फैसले मेरिट पर कर रहा है? देखिए हमें बहुत सारी चीज़ों पे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन एक दो चीज़ों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए इलेक्शन कमीशन की। मिसाल के तौर पर जब ये फैसला हुआ था किसी कोर्ट की तरफ से, वो जो इलेक्शन को डिले करने का सबब बनता लाहौर हाई कोर्ट, उसमें PTI वाले लोग ही गए हुए थे ना जी, तो उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद सुप्रीम कोर्ट गए और बाद में उन्होंने अपील दाखिल की कि नहीं इलेक्शन जो है वक्त पे होने चाहिए, तो इस बात को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे आपने खुद कहा कि हमारे अपने लोगों को, पीपल्स पार्टी के लोगों को पंजाब में जो सॉलिड हमारे कैंडिडेट हैं उनको तीर का निशान नहीं दिया जा रहा था। मेरे ख्याल में अब सुना है कि वो तो सदर पर मिलने को तैयार नहीं थे, यही कमिश्नर साहब जो सदर से मिलने तक को तैयार नहीं थे, वो तो उस पर सुप्रीम कोर्ट बीच में आकर उन्होंने 8 फरवरी की तारीख दिलवाई, वरना इलेक्शन कमीशन तो ये चाह ही नहीं रहा था, ये तो मुसलसल डिले कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद इलेक्शन नहीं करवाए। जी बिल्कुल, लेकिन ये हकीकत है कि ये काम इलेक्शन कमीशन और सदर साहब का था, सुप्रीम कोर्ट इसमें आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन सदर साहब ने भी कोई कोई डेट नहीं दी, जो उन्होंने बाद में जो दी है, तो कोई उन्होंने ऐसा फैसला पहले नहीं किया था। वो उस वक्त डेट दे सकते थे, उन्होंने सिर्फ एक सिंपल सा लेटर लिख दिया कि जी 6 नवंबर तक आप जो है इलेक्शन कराएं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये इतने दिन पूरे होते हैं और आप इस डेट को इलेक्शन कराएं, जिसके लिए बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी ये डिस्कस हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझते हैं कि जी वाकई मुस्लिम नून के लिए कुछ ज़्यादा ही लेवल प्लेइंग फील्ड की जा रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहीं अच्छे भी काम कर रहा है, कहीं उसका किरदार थोड़ा सा अप टू द मार्क नहीं भी है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे।
पता चला। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया, लेकिन अभी बहुत से सवालात हैं। मिसाल के तौर पर क्या अब तहरीक इंसाफ बतौर जमात मौजूद है? यानी जो भी लोग जीतेंगे बतौर आज़ाद उम्मीदवार, अब अगर वो जीते हैं तो उसके बाद क्या बनेगा? रिज़र्व सीट्स का 70 की तादाद है, इसमें 60 मखसूस नशिस्तें ख़वातीन के लिए हैं। तो वो सीट से क्या तहरीक इंसाफ बिल्कुल महरूम हो जाएगी या अलग ग्रुप बना सकते हैं, किसी और जमात में जाना होगा? क्या बनेगा कि क्योंकि अब भी अगर इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो उनके पोर्टल पर नज़र आता है कि एक रजिस्टर्ड जमात तहरीक इंसाफ है, लेकिन बगैर इंतखाबी निशान के। इसी बारे में बात करेंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सरबराह हैं पिलडैट के, वो तंजीम जो कि इन मामलात पर नज़र रखती है, लेजिस्लेटिव मामलात पर। अहमद महबूब साहब, अब बल्ले का निशान तो है नहीं PTI के पास। अब एक सवाल ये पैदा हुआ है, क्या अब भी कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर तहरीक इंसाफ एक जमात है, उसका वजूद है अब? बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल अपना आईनी वजूद रखती है। उसको गैर कानूनी तो करार नहीं दिया गया, उसका एक तरीक़ेकार है गैर कानूनी करार देने का। वो तो बिल्कुल भी प्रोसेस ही नहीं हुआ, किसी ने ये कहा भी नहीं कि आप गैर कानूनी हैं, तो इसलिए वो अपना कानूनी वजूद रखती है। दूसरी चीज़ होती है एनलिस्टमेंट विद इलेक्शन कमीशन, यानी आप इंतखाब लड़ने के लिए आपको एक सिंबल चाहिए होता है पूरे मुल्क में, तो उसके लिए आप अपनी एनलिस्टमेंट कराते हैं। तो एनलिस्टमेंट भी PTI की मौजूद है, वो डीलिस्ट नहीं हुई। जो चीज़ हुई है वो ये है कि उनको, चूँकि उन्होंने अपने दाखिली इंतखाब नहीं कराए थे इलेक्शन कमीशन के बकौल उनके अपने आइन के मुताबिक और इलेक्शंस एक्ट 2017 के मुताबिक, तो इसलिए उनको एक कॉमन इलेक्शन सिंबल नहीं दिया गया। बस इतनी सी बात है। वो कानूनी वजूद भी रखते हैं और एनलिस्टेड पॉलिटिकल आपने बात तो क्लियर कर दी कि उसका है बतौर जमात। अब सवाल यह है कि जो लोग उनकी जमात के जीत कर जाएंगे असेंबली में, तो क्या वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर सकेंगे, या एक जमात जो अपना पार्लियामेंट में वजूद नहीं रखती, क्या उसको ज्वाइन किया जा सकता है? जी बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक सवाल यह है कि उसमें शामिल होने के बाद वो जो रिजर्व सीट्स होंगी उनका फ़ायदा उन्हें नहीं होगा। रिजर्व सीट्स का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं पार्टियों को होगा जो एक सिंबल के तहत इलेक्शन लड़ चुकी होंगी। चूँकि PTI पे एक सिंबल के तहत इलेक्शन नहीं लड़ रही, मेरा ख्याल है कि नहीं लड़ेगी। अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी रिव्यू पटिशन भी नामंजूर होती है, तो उस केस में ये रिज़र्व सीट्स का कोटा इनको नहीं मिलेगा, खा इनके कितने ही मेंबर उसमें शामिल हो जाएं जो बाद में पार्टी बनेगी, लेकिन ये अपनी इलेक्ट होने के बाद अपनी पार्टी बना सकते हैं और अपनी पार्टी को की पार्लियामानी पार्टी को रिवाइव कर सकते हैं। वो बिल्कुल कर सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन रिजर्व सीट्स का फ़ायदा उन्हें नहीं। एक बहुत बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है, माजी से भी जोड़ा जाता है, पाकिस्तान में कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो ही नहीं सके, किसी ना किसी ने हमेशा एतराज़ किया। अभी 2018 की बात करें तो जितनी PDM की जमातें थीं वो एतराज़ करती रहीं कि जी तहरीक इंसाफ को बड़ी इसमें सहूलतकारी दी गई। 2013 के इलेक्शन में ROs का इलेक्शन पीपल्स पार्टी भी कहती थी, तहरीक इंसाफ भी कहती थी, और उसमें नून लीग हमें नज़र आई। इसी तरह हम 2002 के देखें, वो तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में हुए। माजी में भी जितने इलेक्शंस हुए, तो आप मुबस्सिर हैं, आपने जितने भी इलेक्शंस देखे हैं, उनको देखते हुए आप 2024 में जो इलेक्शन होने जा रहा है, अभी से हमने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी देखी हैं, आप इसको किस तरह से मुख्तलिफ देखते हैं बाकी इलेक्शन से? बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। माजी के अक्सर इलेक्शन ऐसे थे जिनमें यही सूरत हाल थी। अच्छा। कभी ये पार्टी बदल जाती है, कभी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, मसलन उसके साथ 1985 में, 1988 में, 1990 में पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हुआ, और उससे पहले 1977 में जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, गालिबन वो किसी और पार्टी के साथ उस दर्जे का काम नहीं हुआ। पार्टी के चेयरमैन को हत्या के फांसी पे चढ़ा दिया गया, ये भी हुआ 1977 में। तो ये 1977 के इलेक्शन के बाद 1979 में, तो उसके बाद PMLN के साथ ये काम भी हुआ। आपको पता है कि 1999 में उसके खिलाफ
जब कू डेटा हुआ तो उसके जो हेड थे उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया गया, कैद में डाल दिया गया, जहाज़ के अगवा का केस उनके ऊपर बना दिया गया। आज जो केस पार्टी लीडर्स के ऊपर बन रहे हैं वो कुछ लोगों को बड़े लग रहा होगा कि अजीब एब्सर्ड बात है, कैसे हो सकता है। लेकिन माजी में नवाज शरीफ साहब ने तैयारा अगवा केस के अंदर उनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी, जो गवर्नमेंट ने अपील की थी कि नहीं इनको फांसी की सज़ा दी जाए। तो अभी वो मामला चल ही रहा था कि उनको सऊदी अरब की मदाखलत पे मुल्क बदरी कर दी गई। तो ये PMLN के साथ ये हुआ और उनको फिर अगले इलेक्शन में 2 इलेक्शनों में वो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सके। लिया तो हिस्सा लेकिन जीत नहीं सके, बहुत मामूली सी सीटें जीती उन्होंने 2002 में भी और फिर 2008 में भी, और बिलाखिर 2013 में फिर वो जीत पाए। तो अब जो कुछ हो रहा है वो उससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। 1988 में एक ISI के साबिक डायरेक्टर जनरल ने यह तस्लीम किया कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ IGI का इत्तेहाद बनाया है ताकि पीपल्स पार्टी को शिकस्त दी जा सके। और 1990 के अंदर एक दूसरे ISI के डायरेक्टर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एफिडेविट दिया कि उन्होंने बैंक से पैसे वसूल करके, जो कि उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिए थे, उनको बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो पार्टियाँ थी उनके अंदर उन्होंने तकसीम किया। तो ये काम होते रहे हैं माजी में। तो इस वक्त ये जो कुछ हो रहा है ये उससे कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हो रही हैं, कुछ वैसी ही हो रही हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है मेरा ख्याल ये। आपने बड़े बेहतरीन तरीके से सारा माजी भी सामने, इलेक्शंस में कभी ना कभी कोई ऐसा रहा है कि जिसको दीवार से लगाया गया या उसकी वजह से किसी और को फ़ायदा पहुँचाया गया। इस दफ़ा आप क्या देख रहे हैं? जिस तरह कभी ROs का इलेक्शन कहा गया, कभी सिलेक्टर कहा गया, अब लाडले की टर्म आ गई है, आप इस पर क्या राय रखते हैं? PTI के साथ तक जायज़ समझे जा सकते हैं, लेकिन बाकी पार्टियों के इतराज़ात मेरी समझ से बाहर हैं। अलबत्ता JUI का अगर ये कहे कि उनके खिलाफ चूँकि सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और उनके ऊपर हमले भी हुए हैं, कुछ के अंदर उनके पार्टी के लोगों की बहुत से लोग शहीद हुए हैं, उनकी जानें गई हैं, तो वो अगर ये कहें कि हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा है और हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो वो भी किसी हद तक जायज़ करार दिया जा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये गिला मेरी समझ में नहीं आता कि अगर वो कहें कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो वो उसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। तो इसलिए कुछ पार्टियों का गिला तो जायज़ है और कुछ पार्टियों का गिला जायज़ नहीं है मेरे। ये जो आप बात करें, बाकी ये तो लगता है कि हर जमात को कहीं ना कहीं इतराज़ात हैं। आपने कहा तहरीक इंसाफ के कहीं दुरुस्त लगते हैं, माजी में भी यही हुआ, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया ROs का मामला, कहीं सिलेक्टर का, लाडले का, JUI का अपने एतराज़ हैं, अवामी नेशनल पार्टी के अपने होंगे, MQM को और तरह के एतराज़ात हैं। हर कोई इस दफ़ा एतराज़ कर रहा है किसी न किसी हद तक, कोई ज़्यादा कोई कम, कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। देखिए, हर काम जो होता है उसको किसी शहादतों के साथ साबित करना पड़ता है। कि ROs और DROs कई जगहों पे उन्होंने जानिबदारी का सबूत दिया हो और नॉमिनेशन फॉर्म्स को गलत रिजेक्ट किया हो, लेकिन आपने देखा कि फिर उसको तब्दील भी किया गया बहुत से एपेलेट ट्राइब्यूनल्स में। ये सिर्फ इन्हीं ROs की बात नहीं है। माजी में जो ROs ने पेपर्स रिजेक्ट किए थे, उनमें से 70% के करीब पेपर्स को फिर एपेलेट ट्राइब्यूनल्स ने बहाल कर दिया था, सही करार दिया था। तो करीब इतनी ही परसेंटेज इस दफ़ा है, मेरे पास एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स नहीं है जी, लेकिन एपेलेट ट्राइब्यूनल्स ने उन्हें बहाल कर दिया और कुछ को फिर हाई कोर्ट ने भी बहाल कर दिया जी। तो इसलिए इस लिहाज से भी बहुत फ़र्क नहीं है। अच्छा। माजी के इंतखाबात की निस्बत ये सही है, इल्ज़ामात इस दफ़ा शायद ज़्यादा लग रहे होंगे या अभी से लग रहे होंगे, लेकिन माजी में अगर आप फाइलें खोल के देखें अखबारात की तो आपको इसी किस्म के इल्ज़ामात इसी दौर में लगते हैं। अहमद बिलाल महमूद साहब ने वक्त दिया। आपने सुना अहमद साहब का कहना है कि जी तहरीक इंसाफ का गिला किसी हद तक दुरुस्त कहा जा सकता है कि उनके लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड उस तरह नज़र नहीं आ रही, लेकिन अब इस वक्त मईशत की बात करें तो आवाम के लिए भी किसी तरह की कोई फील्ड नज़र नहीं आ रही। अगर कहीं खबर सुनते हैं जी 8 रुपये पेट्रोल सस्ता हो रहा है, तो साथ ही खबर आ जाती है जी 6 रुपये यूनिट फ़ी यूनिट बिजली महंगी भी हो रही है।
अब इसके क्या असरात होंगे, क्या वजह है कि हम IMF के प्रोग्राम में भी जा रहे हैं, कुछ लिहाज से हम बेहतरी भी देख रहे हैं माशी इशारियों में, लेकिन महंगाई उस तरह कंट्रोल नहीं हो रही। खुर्रम शहजाद साहब हमारे मईशत ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। खुर्रम शहजाद साहब, जिस तरह हमने देखा कि काफ़ी अरसे से, पिछले 1-2 महीने से हम पेट्रोल में कमी थोड़ी थोड़ी देख रहे हैं, लेकिन महंगाई उस तरह से कम नहीं हो रही। क्या इसकी वजह यह है कि उसी हिसाब से या उससे तेज़ी से गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, ये वजह है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखें, आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया कि ये जो बिजली की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, फिर टैक्सेस हैं और फिर करेंसी में उतार चढ़ाव जो होता रहा है उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। अब तो करेंसी स्टेबल है बट उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि इम्पोर्ट्स होती हैं, इम्पोर्ट्स पे जो प्राइसेस आती हैं वो फिर करेंसी में कन्वर्ट होती हैं, तो उसका एक वक्त लगता है आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस को नॉर्मलाइज होने में। और एक और इशू ये भी है कि प्राइसेस आप देखें पूरी दुनिया में और ख़ासकर हमारे जैसे कंट्रीज़ में जहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट का वैसा नहीं होता, और वो कहते हैं ना फार्म टू मार्केट, ये चीज़ बनती है और फिर चीज़ पहुँचती है बन के, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये इतना एफिशिएंट है ही नहीं कि इसमें चेक इन बैलेंसेस हो कि कौन प्रॉफिटेरिंग कर रहा है, कौन होर्डिंग कर रहा है, कौन जो है स्मगलिंग कर रहा है। ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा अभी काबू पाया गया है बट ये सस्टेनेबल बेसिस पे नहीं होता। तो ये अगर ये नहीं होता तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट ये आता है कि लोग बीच में प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, बहुत सारे बीच में मिडिलमैन होते हैं जो कि प्रॉब्लमैटिक होते हैं, जो कि इसका बायस बनते हैं कि प्राइसेस नीचे कम आती हैं, बढ़ ज़्यादा से जाती हैं। और अब ये होता है कि पेट्रोल देखें काफ़ी अरसे से नीचे आया हुआ और बहुत 300 आई थिंक 330 से नीचे आया है वापस, और जो है बहुत बड़ा एक डिक्लाइन है और प्राइसेस नीचे नहीं आ रही। तो इस पर हुकूमतों को, चाहे वो फेडरल हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, हुकूमतों को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि प्राइसेस नीचे क्यों नहीं आती, ट्रांसपोर्ट की प्राइसेस नीचे क्यों नहीं आती, और दूसरी जो है अशिया खुदनोश की कीमतें नीचे क्यों नहीं आती, सप्लाई को कैसे बेहतर बनाया जाता है। अभी मैं प्याज की एग्जांपल देता हूँ आपको कि प्याज अगर आपके पास सरप्लस हुआ तो आपने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, बिल्कुल करें, एक्सपोर्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर हैज़ टू बी अ स्ट्रैटेजी, एक पूरा एक प्लान होना चाहिए कि जी अगर हम एक्सपोर्ट कर देंगे और कितना करें हम एक्सपोर्ट, लोकल प्राइसेस पे उसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे अपने लोग तो नहीं सफ़र करना शुरू हो जाएंगे, हम एक्सपोर्ट करते रहें लेकिन प्रॉब्लम नहीं हो। उन्होंने एक प्राइस तो तय की है बट एक सप्लाई भी उसकी मैनेजमेंट हो कि कितना लोकल मार्केट में देना है ताकि लोकल मार्केट में प्राइसेस नीचे रहें। फिर आपके बॉर्डर्स हैं, क्योंकि आप एक तरफ प्राइस एक्सपोर्ट करते हैं, लोकल मार्केट में सस्ता आप बेच रहे होते हैं, तो इवेंचुअली वो जो है स्मगल हो जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो देखिए एक होलिस्टिक अप्रोच हमारे पास जब तक नहीं होगी, फिर करेंसी की छपाई बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लोन लेती आई है और अभी भी ले रही है, तो करेंसी को भी वहाँ से थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज रुपया छप के उसकी इतनी बहुतात हो जाएगी कि इवेंचुअली फिर रुपया जो है वो डॉलर के अगेंस्ट नीचे जाएगा और हमने कर्जों की अदायगी भी करनी है। तो ये सारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट है जो कि जब तक बहुत सही तरीके से नहीं होगी, इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगी। खुर्रम शहजाद साहब, ये जो हम गैस और बिजली महंगी देख रहे हैं, इससे क्या सर्कुलर डेट कम हो सकेगा? और तब जब तवानाई इतनी महंगी हो जाएगी तो इंडस्ट्री किस तरह चलेगी, रोज़गार कैसे पैदा होगा, लोगों की कीमतें खरीद तो कम होती चली जाएगी। हुकूमत ने कहा था कि हमने जितनी बिजली महंगी करनी थी कर दी, लेकिन उसके बावजूद अब फिर खबर आ रही है 6 रुपये महंगी की जा रही है। देखिए प्रॉब्लम यही है कि हम समझते हैं कि जो कीमतें बढ़ा देने से ये जो सर्कुलर डेट के मामलात हैं कि कर्जा जो है बढ़ता जाता है कंपनियों का आपस में, कोई फ्यूल नहीं खरीद पाता, कोई फ्यूल खरीद सकता है तो आगे बिजली देता है तो बिजली कोई खरीद नहीं पाता, कोई ट्रांसमिट नहीं कर पाता, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता, और बीच में चोरी चकारी बहुत होती है, पूरा सिस्टम आपका सड़ चुका है एनर्जी का। ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने रेज किया है, ये बहुत बड़ा मसला है एनर्जी सिंगल हैंडली। देखिए 4 इस मुल्क के बड़े मसले हैं। सबसे बड़ा मसला कर्जे का है, दूसरा बड़ा मसला एनर्जी का है, तीसरा बड़ा मसला है बहुत ज़्यादा टैक्सेस, चौथा बड़ा मसला है गवर्नमेंट की अपनी फुटप्रिंट, प्राइवेट सेक्टर को भी होल्ड रखना रेगुलेटरी, और दूसरा जो फुटप्रिंट है कि एसओईज के थ्रू, पब्लिक सेक्टर कंपनीज के थ्रू आप सर्विस डिलीवरी सही नहीं कर पा रहे, इंस्टीट्यूशनल आपकी कैपेसिटी वैसे बिल्ड नहीं हुई। तो ये 4 बड़े मसले हैं, और इसके अलावा फिर सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं आपके यहाँ जो है वो आपको पता है कि कितना स्टंटिंग हो रही है, सोशल प्रॉब्लम्स बहुत है, सोशल इंडिकेटर्स आपके डाउन है, आपके बच्चा कितना आउट ऑफ स्कूल है। ये दोनों बड़ी प्रॉब्लम्स को आपने हैंडल करना है। एक इमीडिएट प्रॉब्लम है, एक आपकी लॉन्ग टर्म इशू है जो कि आपकी कंट्री की सस्टेनेबिलिटी को जो है वो चैलेंज कर रहा है, जिसमें मैंने कहा बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आपके आधे से ज़्यादा बच्चे आपके आउट ऑफ स्कूल हैं, जो जा रहे हैं उनकी भी एवरेज तालीमत जो है वो बिल्कुल जो है वो इक्वालिटी से नीचे है। फिर आपके हेल्थ केयर कितने मसले हैं, आपके जो माएँ हैं वो मेल न्यूट्रिशन है, फिर आपके बच्चे जो है वो स्टंटेड है। तो मेरे कहने का मतलब ये देखें प्रॉब्लम बड़ी है लेकिन सोल्यूशंस भी हैं उसके। अगर कोई विल के साथ आता है और इनको चार्ट करता है और प्लान करता है और एक टीम आइडेंटिफाई करता है और एक प्लान के तहत कर्जों को हल करता है, उसको कन्वर्ट करता है प्रोडक्टिविटी में, कंपेटिटिवनेस पे, एक्सपोर्ट पे जाता है, अपनी मार्केट जो है आइडेंटिफाई करता है, ये सारे काम हो सकते हैं। लेकिन इसको करने के लिए एक प्लान की जरूरत है, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। वो पॉलिटिकल पार्टीज कोई प्लान बता नहीं रही कि किसका क्या प्लान है,
कितनी डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम है, मुझे मेरे ख्याल में ये भी कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। इस पे हमें बात करने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में ये जो एनर्जी की आपने बात की है, ये उस वक्त तक ठीक नहीं होगा जब तक एक ही बायर होगा और एक ही सेलर होगा। गवर्नमेंट खुद ही बायर है, खुद ही सेलर है। आपको निकलना पड़ेगा, आपको मार्केट में कंपटीशन लाना पड़ेगा। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा मसला है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, लोगों को एंगेज करना पड़ेगा, बड़े कंपनीज को एंगेज करना पड़ेगा। सब कुछ हो सकता है अगर एक प्लान हो और एग्जीक्यूशन की। खुर्रम साहब, आप तो ये सुन रहे हैं कि लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज किया जा रहा है कि 6 महीने तक कोई किसी तरह का एहतजाज नहीं किया जा सकेगा, और ये शायद इसीलिए है कि अब ये जो कंपनियां हैं तकसीम करने वाली बिजली को, इनको प्राइवेटाइज करने की तरफ है ताकि इनके लोग एहतजाज ना करें, तो शायद ये इस वजह से किया जा रहा है। लेकिन जो आपने नोट छापने की बात की, ज़ाहिर है आम आदमी तो नहीं ये समझ सकता, लेकिन नोट छपते रहते हैं, उसकी बहुतात हो जाती है, फिर वो महंगाई ऊपर जाती रहती है। क्यों ये गवर्नमेंट कर रही है, क्यों वो मुसलसल नोट छाप रही है कि इंपोर्ट्स कम भी करते हैं तो फिर भी महंगाई कंट्रोल हो रही है, कि आपके पास डॉलर फिर भी उतने नहीं आ रहे। अभी ये खबर है कि यूएई से कहा जा रहा है आप फिर $2 अरब रोल ओवर कर दें, जो पहले भी किया जा चुका है। चीन के भी, यानी हम अपने दोस्त ममालिक के जो कर्जे हैं वो वापस नहीं कर पा रहे। तो इससे तो एक इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा इमेज तो नहीं जाएगा कि ये तो मुश्किल में फंसे हुए हैं। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह से आएगी, डॉलर हम किस तरह से कमाएंगे, उल्टा हमें नोट छापने पड़ रहे हैं। ये भी बताइएगा नोट छापने की आखिर वजह क्या है, क्यों हमसे ये चीज़ें नहीं मैनेज हो रही, इंपोर्ट्स बिल्कुल कर्टेल करने के बाद भी। देखिए, पहले तो हमें वजह ये देखनी चाहिए कर्जा लिया क्यों जाता है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि आपके टैक्सेस जो हैं वो इनफ नहीं है। टैक्सेस इनफ क्यों नहीं है? क्योंकि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। खर्चे क्यों बहुत ज़्यादा हैं, वेस्टेज क्यों बहुत ज़्यादा है आपके। देखें ना, जैसे मैंने आपको एफबीआर कह रहा है हमने रिकॉर्ड बनाया है, हमने तो जो आईएमएफ के साथ टारगेट थे उससे भी ज़्यादा हमने टैक्स इकट्ठा कर लिया है। हुकूमत तो उस पर बड़ी शाबाश दे रही है। नहीं, वो शाबाश, देखें, टैक्सेस ज़्यादा लगा देने से वन टाइम आप टैक्स इकट्ठा कर लेंगे विदाउट ग्रोथ आप कैसे सस्टेन करेंगे? मुझे बताइए। टैक्स इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ग्रोथ। अगर ग्रोथ होगी, इन्वेस्टमेंट होगी तो टैक्स मिलेगा ना। कोई प्रॉफिट कमाएगा तो टैक्स आपको देगा ना, कोई कमाने के लायक होगा तो टैक्स आपको देगा। आपके एक साल में अच्छी ग्रोथ आ सकती है क्योंकि आपने टैक्स डबल कर दिया। आज पाकिस्तान जो है वो टैक्स बर्डन के हिसाब से इस रीजन का सबसे हैवी टैक्स बर्डन इकॉनमी है। और बज़ैका ख़ैज़ बात यह है कि एट द सेम टाइम टैक्स टू जीडीपी हमारा लोवेस्ट है दुनिया में। आप ये देखें, इससे आपको पता चल जाता है ना कि देखें आपकी टैक्स पॉलिसी ठीक नहीं है। आप सिर्फ टैक्स इकट्ठा करके ये समझते हैं कि जी हमने टारगेट्स पूरे कर लिए। वो टैक्स, क्योंकि आपने एक्सेसिव टैक्सेशन की हुई है, आपने सुपर टैक्सेस लगाए हुए हैं, आपने डबल टैक्सेशन की हुई है, आपने इन्वेस्टर की टैक्सेशन इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि वो आके इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा आपकी इकॉनमी में। ये तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि ये एक्चुअली हमने गलत काम किया हुआ है जिसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। वन ऑफ द की रीजंस कि क्यों पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं होती या कम होती है। सेकेंडली, मैं आपकी बात पे आता हूँ कि क्यों आप कर्जा ले रहे हैं। कर्जा इसलिए ले रहे हैं कि एक तो पुराने कर्जे उतारते हैं और आप सही जगह टैक्स नहीं लगा रहे। आज आप रिटेल पे टैक्स क्यों नहीं करते, होलसेल रिटेल एंड ट्रेड पे टैक्स क्यों नहीं करते? आज आप रियल एस्टेट पे सही तरह से टैक्स क्यों नहीं, उसकी सही वैल्यू पे टैक्स लेते हैं? और उस पर क्यों नहीं आप जो है ऐसे टैक्सेस लगाते हैं जिससे एक्टिविटी बढ़े, ज़्यादा दिन ये कि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो। तीसरी चीज़ ये कि आप जो है एग्रीकल्चर पर टैक्स क्यों नहीं लगाते या उससे टैक्स कलेक्ट क्यों नहीं करते, या सही एक फेयर तरीका क्यों नहीं उनको देते कि जी हम एग्रीकल्चर से भी इनकम पे भी टैक्स देंगे। एग्रीकल्चर एंड होलसेल एंड ट्रेड एंड रिटेल, ये दोनों मिला के 45% इकॉनमी का बनते हैं और सिर्फ टैक्स 2% से भी टैक्स नीचे देते हैं, और रिमेनिंग जो 55% पोर्शन है वो आपका 98% टैक्स देता है। तो ये कितनी डिसप्रोपोर्शनेट जो है वो आपने टैक्सेशन की हुई है, कितना डिस्टॉर्टेड है ये निज़ाम, जिसको आप ठीक नहीं करेंगे तो आप कर्जों पे चलते रहेंगे क्योंकि आप टैक्स सही जगह से ले नहीं रहे, और क्योंकि टैक्स ले नहीं रहे तो आप खर्चे बढ़ाते जा रहे हैं। खर्चे भी कम नहीं कर रहे, टैक्स भी सही जगह से नहीं ले रहे तो कर्जे बढ़ेंगे, कर्जे बढ़ेंगे तो आपकी इन्फ्लेशन में इजाफा होगा, इन्फ्लेशन होगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, करेंसी नीचे जाएगी और ये निज़ाम जो है वो क्या ये केयर टेकर गवर्नमेंट ये सारा कुछ कर सकती है? इसके पास वक्त बहुत कम रह गया। ये आए तो इसलिए थे कि जी चीज़ों को स्टेबल करें, इकॉनमी को एक दफ़ा ठीक कर दें, इसलिए थोड़ा वक्त भी ज़्यादा ले लिया और हम कुछ एक स्टेबिलिटी लाकर फिर चले जाएंगे। क्या वो हो सका? आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना ही जाना है। जो अलगी गवर्नमेंट आ रही है वो जाएगी, वो सोचेगी। अभी हम देख रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की अगर बात करें तो वो अभी माशी टीम के साथ बैठे हुए हैं कि हमने गैस, पेट्रोल, ये सब चीज़ें सस्ती कैसे करनी है। बिलावल साहब कहते हैं 300 यूनिट हमने मुफ्त देना है, आईपीपी पार्टी कहती है कि हमने भी 300 यूनिट मुफ्त देना है। तो ये सब कैसे करेंगे ये, और हर चीज़ आते ही ये सस्ती कैसे कर देंगे? नहीं, देखें, वो पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं, आप छोड़ दें, वो नहीं काम करेंगे। क्योंकि इस मर्तबा मैं कहता हूँ चलें पॉलिटिकल स्लोगन आप लगाएं, आप करें बात, वोट की बात करें, उस पर पॉलिटिकल स्लोगन्स आप रेस करें। आपके पास प्लान भी होना चाहिए। आपके पास प्लान ही नहीं है और आप सिर्फ ये बात करेंगे तो फिर तो आप मतलब आपको कोई रास्ता नहीं है। अगर आपके पास प्लान है, वोटर के लिए और पोजीशन के लिए और इक़्तिदार के लिए आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पास एक्चुअल प्लान है
तो फिर ठीक है, आप करें, आप आगे बढ़ें, इसके साथ आप आगे बढ़ें। लेकिन आपके पास प्लान ही नहीं है, तो मेरे लिए कंसर्न वो है, नंबर 1। सेकेंडली, आपने जो बात की इससे पहले कि भाई आप जो है आगे कैसे इन्फ्लेशन कम करेंगे, और ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने क्या किया। देखिए, केयर टेकर गवर्नमेंट ने एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने जो क्रैकडाउन किया डॉलर की होर्डिंग पे और स्मगलिंग पे, ये बहुत अच्छा काम हो। इसके से स्टेबिलिटी आ गई जो है निज़ाम में। और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो रिव्यूज़ जी, मेरे ख्याल है खुरम साहब की आवाज़ नहीं मुझे जी, खुरम साहब से हमारा रब्ता मेरे ख्याल है मुनक़ता हुआ है। खुरम शहजाद साहब भी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं कि जी 300 यूनिट बिजली मुफ्त हो जाएगी, और आते ही कोई भी गवर्नमेंट सारे वादे कर रहे हैं कि जी हम आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे। ऐसे होगा नहीं, स्टेप्स बताने पड़ेंगे किस तरह से करेंगे, और शायद इसमें बड़ा वक्त लगेगा। पहले आप अपनी आमदन बढ़ाएंगे, टैक्स आमदन भी बढ़ाएंगे, और एक्सपोर्ट के ज़रिए अपने डॉलर्स की जो आमदनी है वो बढ़ाएंगे, और उसके बाद आप सोच सकेंगे कि आप कुछ कर सकते हैं। जी खुरम साहब, जी आप बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, पॉलिटिकल स्लोगन्स तो अपनी जगह, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सॉलिड प्लान है तो फिर आपको जो है वो आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। दूसरा, आपने कहा केयर टेकर गवर्नमेंट ने क्या किया, तो मैं ये कहूंगा कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड केयर टेकर गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म में उन्होंने दो काम, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने बड़ा अच्छा ये काम किया कि डॉलर होर्डिंग पे जो है वो उन्होंने काबू पाया, और जो स्मगलिंग है उस पर थोड़ा काबू पाया, जिसकी वजह से आपकी स्टेबिलिटी आ गई। ये बहुत जरूरी थी। और केयर टेकर गवर्नमेंट ने IMF के रिव्यूज किए, जो वो कर सकते थे, गैस की कीमतें बढ़ा सकते थे वो बढ़ाई, और जो है ओवरऑल स्टेबिलिटी ले आई। ये बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन अब जो सेकंड काम है वो एक प्रॉपर मैंडेटेड पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम होगा कि एक प्लान के साथ आए, और इस पूरी जो ये गेन्स हैं जो हमने शॉर्ट टर्म में क्रिएट किए हैं, शॉर्ट टर्म में हमें मिले हैं, इस पे हम बिल्ड करें और इकोनॉमी को ट्रैक पे लेके जाएं, ताकि आगे बेहतरी हो और हम सही ग्रोथ पे जाएं। और अपने आवाम के लिए, अपनी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बेहतरी कर सकें। ये अभी जो सूरत हाल है इसके मुताबिक कब देख रहे हैं, कब तक हम ये महंगाई को कंट्रोल होता देखेंगे? बाज़ रिपोर्ट से आ रही हैं कि शायद अब 40% तक महंगाई गई हुई है, ये 20% तक आ जाएगी अगले कुछ अरसे में। महंगाई तो रहेगी लेकिन कुछ कम शायद महंगाई हो। मुसलसल हम देख रहे हैं रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। देखें, अगले साल मुझे लगता है, यानी कि 24 के एंड तक और फिर 25 के मिड तक महंगाई की शरह में जो है वो 12-13% तक आ जाएगी। स्टिल वो बहुत हाई होगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो आने वाली गवर्नमेंट है वो क्या प्लान लेके आती है, कैसे सप्लाई साइड इंप्रूव करती है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करवाती है, कैसे ग्रोथ लेके आती है, कैसे जो है डॉलर और रुपए को स्टेबलाइज करने में और मजीद काम करती है, कैसे रिफॉर्म्स करती है, एनर्जी कैसे बेहतर करती है। इन सब का इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इमीडिएटली अगर टैक्सेस को कम किया जाए, जैसे कि बिजली पे बहुत टैक्सेस हैं और पेट्रोल पे बहुत टैक्सेस है, खासकर बिजली पे बहुत टैक्सेस हैं, इस तरह के टैक्सेस को कम किया जाए, क्योंकि आम आदमी पे बर्डन करना और रिटेल, रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर इन सबसे टैक्स ना लेना, ये बहुत गलत बात है। अगर ये थोड़ा बैलेंस आ जाए तो इमीडिएटली रिलीफ मिल सकता है। लेट्स से अगले 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में भी रिलीफ मिल सकता है। और साथ साथ इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रही हैं। गवर्नमेंट मेक श्योर करे, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, फेडरल हो, कि जितनी प्राइसेस नीचे आती हैं वो ट्रांसलेट हों ट्रांसपोर्ट के अंदर, फूड प्राइसेस के अंदर, ये मेक श्योर करे। तो एक्सेसिव प्रॉफिटेरिंग रोके, स्मगलिंग रोके, होर्डिंग रोके, और मेक श्योर करे कि जी प्राइसेस जो है वो रियल मिले, डिमांड सप्लाई की बेसिस पे प्राइसेस हों, और सप्लाई बेहतर करें तो ऑटोमेटिकली आपकी महंगाई कम हो जाएगी। और टैक्सेस में भी कमी करे, जिसकी वजह से महंगाई कम होगी, इन्वेस्टमेंट की तरफ भी लोग आएंगे। और सर PIA का हम सुन रहे हैं कि वो प्राइवेटाइज, आपने कहा ना हुकूमती इदारे, ये भी हमारा एक चौथा बड़ा मसला है। तो वो अब नई गवर्नमेंट आएगी वही कर सकेगी, और क्या नई गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी? मेरे ख्याल में उन्हीं से एक्सपेक्टेशन हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटे इदारे नहीं है, ये बड़े पुराने मसले हैं। ऑल्दो इस गवर्नमेंट जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसने बड़े अच्छे जो है वो कोशिश की है। ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट, मैंडेटेड गवर्नमेंट ही कंप्लीट आके उसे कर सकती है। एक हद तक ही केयर टेकर गवर्नमेंट करेगी। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा केयर टेकर गवर्नमेंट से, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। और हमें देखिए, मैं फिर वही कहता हूँ कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने अचीव किया है विद इन देयर मैंडेट, उसको बिल्ड करके उसी से हम आगे लेकर चलें, ना कि ये कि गवर्नमेंट कोई आए वो बिल्कुल जीरो से शुरुआत करे और इन सारे गेम्स को जीरो कर दे। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि यहाँ से प्लान की जरूरत है कि हम यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे किस चीज की जरूरत है, वो पॉलिटिकल पार्टीज प्लान करके आए। आई एम श्योर कि बहुत हद तक बेहतरी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मईशत खुरम शहजाद। आपने सुना, अभी फौरी तौर पर महंगाई कहीं नहीं जा रही, खत्म नहीं हो रही, कम जरूर हो सकती है, लेकिन उसमें भी 1-1.5 साल का वक्त लग सकता है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।